अब जो नेक्स्ट सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 27। जल्दी जल्दी आ जाइए सेक्शन नंबर 27 में। सेक्शन नंबर 27 बात करता है फॉर सीटीपी एंड एनआरटीपी स्पेशल प्रोविजन। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 27? ये बोलता है अगर आप बिजनेस कमेंस करने वाले हो, बिजनेस कमेंस करने से पहले 5 डेज प्रायर आपको अप्लाई करना है। अगर आप हो सीटीपी एंड एनआरटीपी, तो सीटीपी एंड एनआरटीपी को बोला गया है जब आप बिजनेस कमेंस करने वाले हो उसके 5 डेज प्रायर आपको एप्लीकेशन देना है। सीटीपी देगा जीएसटीआरईजी 01 में, एनआरटीपी देगा जीएसटीआरईजी 09 में एंड अलोंग विथ ए पासपोर्ट कॉपी। और सीटीपी एनआरटीपी को बोला गया है जब भी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए आप एस्टिमेट कीजिएगा आपका कितना नेट ग्रॉस नहीं नेट टैक्स लायबिलिटी होगा, नेट टैक्स लायबिलिटी पे कीजिएगा। उसी के बाद आपको वेरिफिकेशन होगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा। जो एडवांस में टैक्स लायबिलिटी दोगे उसको हम ई कैश लेजर में डाल देंगे। बाद में जब आपको लायबिलिटी पे करना है तो ई कैश लेजर को यूज कर लीजिएगा। तो सर पहले अप्लाई कीजिएगा 5 डेज प्रायर, उसके बाद बिजनेस कमेंस कीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब रजिस्ट्रेशन मिले उसी के बाद टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर, एक बार रजिस्ट्रेशन दे दिया गया, सर रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए दिया जाता है? अगर आपने अप्लाई किया 15 दिनों के लिए तो 15 दिन या 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। सर मैंने अप्लाई किया 30 दिनों के लिए, 30 डेज और 90 डेज विच एवर इज अर्लियर। जितने दिन के लिए अप्लाई करोगे उतने दिन के लिए मिलेगा, बट मैक्सिमम पीरियड होता है 90 डेज। समझ लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन 90 डेज के लिए ही ले लिया। सर अब समझ लीजिए 90 डेज खत्म हो रहा है या 30 दिन के लिए लिया, जितने दिनों के लिए भी लिया, खत्म होने से पहले अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो एक काम करना, जब वो रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है उसके पहले ही अप्लाई कर देना एक्सटेंशन के लिए। एक्सटेंशन के लिए रूल नंबर 15 एप्लीकेबल है। एप्लीकेशन जाएगा और एडिशनल एडवांस टैक्स भी देना पड़ेगा और फिर आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा जितना पीरियड का मांग रहे हो। मैक्सिमम आपको एक्सटेंशन और 90 डेज का मिल सकता है, मतलब टोटल 180 डेज आप एक स्टेट में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एक कंट्री में एनआरटीपी बन के रह सकते हो। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर 180 दिन का एक्सटेंशन मैंने टोटली ले लिया, गवर्नमेंट बोल रहा है बेटा अब आप कैजुअल नहीं रहे। समझ लीजिए आप दिल्ली से आए हो बैंगलोर, 6 महीने से बिजनेस कर रहे हो, अब क्या कैजुअल रह गए? गवर्नमेंट ने बोला अगर समझ लीजिए एक एग्जीबिशन लंबा चल रहा है, 6 महीने से भी लंबा चल रहा है, अब और एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले ले, 180 दिन के बाद नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले ले और जब छोड़ के जा रहा है रजिस्ट्रेशन सरेंडर करके चले जा। बियॉन्ड 180 डेज अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए एज ए सीटीपी एनआरटीपी पॉसिबल नहीं है। सर फर्दर एक्सटेंशन बियॉन्ड 180 डेज नॉट पॉसिबल, टेक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। कोई एडवांस टैक्स वगैरह देने की जरूरत नहीं है, अब तो नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन हो, जब जा रहे हो तो बेटा रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना और चले जाना। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 बोलता है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अमेंडमेंट मतलब सर अगर समझ लीजिए कोई भी फील्ड में कुछ अमेंडमेंट करना है तो क्या किया जाए। अमेंडमेंट में बोला गया है या तो आप कोर फील्ड में अमेंडमेंट कर सकते हो या कोई नॉन कोर फील्ड है, छोटे मोटे फील्ड में कोई अमेंडमेंट है, या समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया, पैन चेंज हो रहा है। सर समझ लीजिए एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया और बोलता है सर ये दूसरे पर्सन का पैन नंबर आप डाल दीजिए। गवर्नमेंट बोलता है पॉसिबल नहीं है, दूसरा पैन नंबर अगर है तो सर नया रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ेगा, उस केस में अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन जीएसटीआरईजी 01। ठीक है सर, अगर नॉन कोर फील्ड है, समझ लीजिए आप अमेंडमेंट करना चाहते हो, ऑथराइज सिग्नेटरी कोई चेंज करना चाहते हो, सर आप समझ लीजिए बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करना चाहते हो, तो बोलते हैं सर ऑफिसर को तंग मत कीजिएगा, ऑनलाइन जाइए जीएसटीआरईजी 14 सबमिट कीजिए। एक बार सबमिट किया अमेंडमेंट खत्म हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल स्टैंड अमेंडेड। अब कोर फील्ड का अमेंडमेंट क्या होता है? सर कोर फील्ड मतलब मेन फील्ड अगर कुछ चेंज कर रहे हो, सर समझ लीजिए लीगल नेम चेंज कर रहे हो, एड्रेस चेंज कर रहे हो, प्रिंसिपल प्लेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशन डिलीशन, रिटायरमेंट हो रहा है, पार्टनर, कर्ता, डायरेक्टर, मैनेजिंग कमिटी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, सीईओ जो बेसिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस है और उनके जाने के कारण बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा है बट अमेंडमेंट करना जरूरी है, तो इन दैट सिनेरियो आप एक काम कीजिए, जब चेंज हुआ उसके विद इन 15 डेज आप आरईजी 14 सबमिट कीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दीजिए। समझ लीजिए आपने अपना प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज किया है तो न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस का न्यू रेंटल एग्रीमेंट वगैरह दे दीजिए। सर एक प्रॉपर ऑफिसर वेरिफिकेशन करेगा, हाँ सब कुछ सही है, वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि अमेंडमेंट करना जरूरी है, अमेंडमेंट सही है, करेक्ट है, कंप्लीट है डॉक्यूमेंट वगैरह, तो आपका अमेंडमेंट अप्रूव कर देगा 15 वर्किंग डेज। एक बार आपने फॉर्म सबमिट किया, सब कुछ सही है, 15 वर्किंग डेज में अमेंडमेंट अप्रूव कर देगा और आपको जीएसटीआरईजी
15 इश्यू कर देगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर अगर ऑफिसर को लगा अमेंडमेंट वारंटेड नहीं है, जरूरत ही नहीं है, सर डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या इनकरेक्ट है, तो आपको एक शोकोज नोटिस देगा REG 03 में। 15 दिन में या तो आपको अमेंडमेंट अप्रूव कर देगा या 15 दिनों में REG 03 देगा कि आप शोकोज कीजिए विद इन 7 वर्किंग डेज कि मैं आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट नहीं करूं। एक बार आपने रिप्लाई किया, रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो विद इन 7 वर्किंग डेज वो आपको GST REG 15 देके अमेंडमेंट अप्रूव कर देगा। अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या आपने रिप्लाई नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हुए आपको ऑर्डर दे दिया जाएगा विद इन 7 वर्किंग डेज इन GST REG 05। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सुन लीजिए बाबा, अब बच्चे मुझे पूछते हैं, नहीं यहां एक बात बताइए, अगर आपने एप्लीकेशन अभी दिया अमेंडमेंट के लिए तो अमेंडमेंट हमेशा प्रोस्पेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। सर अगर मेरे को रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट चाहिए तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट चाहिए तो कमिश्नर को ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर बेसिकली कमिश्नर देगा, तभी इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव हुआ जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है अमेंडमेंट को। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, बच्चे पूछते हैं कि सर ये जो फॉर्म्स है ये याद रखने हैं क्या? बाबा अगर याद रहे तो वेरी गुड, स्पेशल एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। याद रहा तो ठीक है, याद नहीं रहा तो इग्नोर, गलत फॉर्म नंबर मत लिख के आना। ठीक है सर, अब सुन लीजिए, मैंने आपको रजिस्ट्रेशन पढ़ाना स्टार्ट किया। रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 22 पीपल हु आर लायबल, सेक्शन नंबर 23 पढ़ाया पीपल हु आर नॉट लायबल, सेक्शन नंबर 24 पढ़ाया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्रिएशंस। सर सेक्शन नंबर 25 आपने पढ़ाया जिसमें आपने वेरियस पॉइंट्स बताए कि सर सेक्शन नंबर 25 1 30 डेज में अप्लाई करना है, सेक्शन नंबर 25 2 मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, 3 बोला वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, 4 5 बोला सर डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में, 6 बोला पैन के बारे में, 6A 6B 6C 6D बोला आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में, 7 बोला NRTP, 8 बोला सुओ मोटो एंड 9 बोला यूआईएन होल्डर। उसके बाद आया सेक्शन नंबर 26 टोटल बकवास, सेक्शन नंबर 27 आया CTP एंड NRTP रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताया, सेक्शन नंबर 28 आया अमेंडमेंट के बारे में बताया कि अगर रजिस्ट्रेशन को अमेंड करना है तो कैसे अमेंडमेंट करना है, सेक्शन नंबर 28 ने बता दिया। अब आता है सेक्शन नंबर 29 की अमेंडमेंट अगर पॉसिबल नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल भी कर सकते हो। अगर एक पर्सन चले गया तो उसका लीगल हायर्स कैंसिल कर सकते हैं या प्रॉपर ऑफिसर भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ये हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 29। आ जाइए सेक्शन नंबर 29 में। सेक्शन नंबर 29 बोलता है कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 29(1) बोलता है कब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर, और या तो आप एप्लीकेशन दीजिए या समझ लीजिए एक पर्सन का डेथ हो गया तो लीगल हायर एप्लीकेशन देंगे और लीगल हायर भी कैंसिल कर सकते हैं। यहां बोला गया है कब प्रॉपर ऑफिसर या रजिस्टर्ड पर्सन या उनके लीगल हायर कैंसिल कर सकते हैं जब बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया गया या बिजनेस आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, माइट बी डेथ, डिस्पोजल, डिमर्जर और अमलगमेशन हो गया। इन दिस सिनेरियो आप पुराने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है सर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस हो गया, प्रोप्राइटरशिप था पार्टनरशिप बन गया, पार्टनरशिप था कंपनी बन गया, LLP बन गया, पैन चेंज हो गया, बाबा फ्रेश रजिस्ट्रेशन लीजिए, पुराने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कीजिए। सर टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लायबल अंडर सेक्शन नंबर 22 और 24, आप लायबल ही नहीं हो। 40 लाख का लिमिट आ गया, आप जानते हो आप कभी भी 40 लाख क्रॉस ही नहीं करोगे। जब 20 लाख था आपने रजिस्ट्रेशन लिया था लिमिट, अब 40 लाख हो गया लिमिट, तो आप जानते हो आप कभी 40 लाख क्रॉस ही नहीं करोगे, तो बेटा अप्लाई कर दो कैंसिलेशन के लिए। नेक्स्ट, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया था अंडर सेक्शन नंबर 25(3) और अब आपको लगता है कि जरूरत नहीं है तो भी आप कैंसिल कर सकते हो, यही बोला गया सेक्शन नंबर 29(1) में। सेक्शन नंबर 29(2) बोलता है कब आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 29(2), कब आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन वेयर रजिस्टर्ड पर्सन हैज कॉन्ट्रावीन्ड, आपने कुछ कॉन्ट्रावेंशन किए हैं, किसके? कॉन्ट्रावीन्ड द प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल, कोई भी एक्ट कर या रूल का कोई भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन कर दिया, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा? नहीं बाबा, रूल नंबर 21 में बोला गया है उन प्रोविजंस का अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करोगे तो ही आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। चलिए पढ़ लेते हैं। नो बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां डिक्लेयर किया वहां से बिजनेस नहीं कर रहे हो। इश्यूज इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, बोगस इनवॉइस दे रहे हो। सर वायलेट्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन नंबर 171 और रूल्स, मतलब प्रॉफिटिंग कर रहे हो। सर वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ 10A, बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के विद इन 45 डेज या फर्स्ट मंथली रिटर्न बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करना है, आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं किया। सर अवेल्स ITC इन वायलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 16 और रूल्स,
सेक्शन नंबर 16 फॉर एन एग्जांपल बोलता है कि अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस है तो ही आईटीसी लीजिएगा, लेकिन आपने तो बिना टैक्स इनवॉइस आईटीसी ले लिया। बाबा गवर्नमेंट बोल रहा है ये तो आपने मस्त काम कर दिया, अभी आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे। प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। फर्निशेस डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटीआर 1 में दिखा रहे हो 10 लाख का सेल, पास ऑन कर रहे हो क्रेडिट, जीएसटीआर 3B में दिखा रहे हो 10,000 का सेल। जब टैक्स देने की बात आई तब जीएसटीआर 3B में दिखा रहे हो सिर्फ 10,000 का सेल। गवर्नमेंट बोल रहा है बेटा अगर ऐसा चीटिंग किया कि जीएसटीआर 3B में दिखा रहे हो बहुत ज्यादा वैलिड रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39, मतलब मंथली रिटर्न में दिखा रहे हो बहुत ज्यादा, बहुत कम सेल, बहुत कम सेल, क्योंकि मंथली रिटर्न जब फाइल करोगे जीएसटीआर 3B तो टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जीएसटीआर 1 में दिखा दिया 10 लाख का सेल और क्रेडिट पास ऑन कर दिया, तो गवर्नमेंट बोल रहा है अगर जीएसटीआर 1 में सेल ज्यादा दिखा रहे हो और जीएसटीआर 3B में जब टैक्स पेमेंट करने की बात आई तब कम दिखा रहे हो तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 86B, एटलीस्ट 1% आपको कैश में देना चाहिए, 99% आईटीसी यूज करना चाहिए, वो रूल नंबर 86B ने बोला था। अगर आप वो कंडीशन वायलेट करते हो तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो और 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड से आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया है, आप नॉर्मल पर्सन हो, 6 महीने से आपने रिटर्न नहीं लगाया है सर, 6 कंटिन्यूअस मंथ का रिटर्न नहीं लगाया है। उसके बाद बोला गया है अगर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, आप बोले सर मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए, मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्यों चाहिए, 6 महीने से बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन लेने के समय फ्रॉड किया, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, कुछ फैक्ट छुपा लिए, रॉन्ग डॉक्यूमेंट दे दिया, तो गए बेटा, registration was obtained by fraud, willful misstatement और suppression of fact, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। मेरे को लगता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 29(1) कि कब प्रॉपर ऑफिसर या रजिस्टर्ड पर्सन या लीगल हायर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, या सेक्शन नंबर 29(2) कि कब प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अब सुनिए, मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मैं बोल रहा हूं बल्ले बल्ले बहुत मजा आ गया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, जितने पैसे कलेक्ट किए थे पॉकेट में डालो और सो जाओ। गवर्नमेंट बोल रहा है बेटा अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो ये मत सोच लेना कि आप लायबल नहीं हो टैक्स देने के लिए। जो टैक्स लायबिलिटी है वो कंटिन्यू करेगा, चाहे वो टैक्स लायबिलिटी बिफोर कैंसिलेशन डिटरमाइन किया गया हो या आफ्टर कैंसिलेशन डिटरमाइन किया गया हो, यू आर स्टिल लायबल टू पे द टैक्स। सेक्शन नंबर 29(3) बोलता है। सेक्शन नंबर 29(4) बोलता है सीजीएसटी एक्ट में कैंसिलेशन हो गया, एसजीएसटी एक्ट में कैंसिलेशन हो गया, मान लिया जाएगा सीजीएसटी एक्ट में भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। सेक्शन नंबर 29(5) बोलता है जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, जो भी इनपुट स्टॉक में है, जो भी इनपुट सेमी फिनिश गुड्स में है, जो भी इनपुट फिनिश गुड्स में है, उस पे जो भी आईटीसी लिया था या वैल्यूएशन रूल लगाते हुए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। आईटीसी और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी व्हिच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। सुन लीजिए बेटा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, आपके पास इनपुट पड़े हैं स्टॉक में, इनपुट पड़े हैं सेमी फिनिश गुड्स में, इनपुट पड़े हैं फिनिश गुड्स में, इन पे जो भी आईटीसी लिया था या जो भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आप वैल्यूएशन रूल लगाइए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, व्हिच एवर इज हायर आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है। ठीक है सर व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स? मैंने तो कैपिटल गुड्स खरीदे थे, कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी है ना उसको आप रिड्यूस कर लीजिए टू द रिमेनिंग मंथ्स फॉर रिमेनिंग लाइफ, मतलब रिमेनिंग लाइफ के लिए जो भी आईटीसी है वो फाइंड आउट कर लीजिए। मतलब समझ लीजिए 60,000 का आईटीसी आपने लिया था, 24 महीने चले गए, अब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो, मतलब सिर्फ 36 मंथ रिमेनिंग है, तो 36 मंथ के लिए 36,000 आईटीसी हुआ, तो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ आईटीसी निकाल लीजिए। और या फिर अगर उस एसेट को बेचते हो, वैल्यूएशन रूल लगाइए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, व्हिच एवर इज हायर कैपिटल गुड्स पे भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यही बोला गया है कि आईटीसी ऑन इनपुट in stock semi finished goods and finished goods whatever is the ITC you have taken or the output tax liability whichever is higher आपको पे करना है। capital goods and plant and machinery पे reduced ITC for the remaining life और tax on transaction value, मतलब बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा, output tax liability whichever is higher। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, जब भी आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, समझ लीजिए एक प्रोपराइटर का डेथ हो गया, इवेंट हो गया, उसके विद इन 30 डेज आपको एप्लीकेशन देना है। जब एप्लीकेशन दोगे तो इन जीएसटी आरईजी 16 दोगे। ठीक है सर, मैं जब जीएसटी आरईजी 16 फाइल करूंगा तो मेरे को डिटेल्स देना है कि कितना मेरा इनपुट स्टॉक सेमी फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स में है एंड कितना मेरा कैपिटल गुड्स है। ठीक है सर, एक बार मैं डिटेल दूंगा इनपुट
विच इज देन माय स्टॉक, सेमी फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स प्लस कैपिटल गुड्स का डिटेल दे दूंगा। फिर वो बोलते हैं कि सर जिस दिन ऑन द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट, जिस दिन से आप कैंसिलेशन चाहते हो उस दिन आपके पास जो स्टॉक है, स्टॉक और कैपिटल गुड्स, उसका डिटेल दे दीजिएगा, प्लस जो लायबिलिटी है कैलकुलेट कर लीजिएगा एज पर सेक्शन नंबर 295, उसका पेमेंट कर दीजिएगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा और अपना एप्लीकेशन दे दीजिएगा। एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, वो उसका एप्लीकेशन का प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे, मतलब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। 30 दिनों में आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाएगा। कैंसिलेशन ऑर्डर में ऑफिसर बोलेगा कि रमेश आपने जो टैक्स दिया है इतना एक्स्ट्रा टैक्स देना है, जो भी टैक्स देना है वो आपको बता देंगे, ठीक है। जो भी आप लायबल हो अंडर सेक्शन नंबर 295 आईटीसी और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी व्हिचएवर इज हायर, वो अमाउंट पे कर दीजिएगा। अगर समझ लीजिए पहले ही पे कर दिया जब अप्लाई किया था तब, तो फिर से पे करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो विद इन 3 मंथ्स पेमेंट करके एक बाय बाय रिटर्न, फाइनल रिटर्न फाइल कर दीजिएगा जीएसटी आरईजी 10 में आफ्टर पेमेंट ऑफ द ड्यूज। सर क्या मेरे को पेमेंट फिर से करना है? नहीं बेटा, याद रखना यहां पेमेंट नहीं करना है अगर जीएसटी आरईजी 16 फाइल करने के समय पेमेंट कर दिया था, ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ये तो हो गया अगर आप अप्लाई कर रहे हो। समझ लीजिए प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, तो क्या होगा सर? अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए तो वो मेरे को शो कॉज नोटिस देगा, मेरे को रिप्लाई करना है विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर मैंने रिप्लाई किया और प्रॉपर ऑफिसर को समझ में आया तो सर रिप्लाई किया जीएसटी आरईजी 18 में, रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्टरी है या ऑफिसर बोला रमेश तू रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, मेरा तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा, तो एक काम कर आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, अपना टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी वगैरह जो भी ड्यूज है पे कर दीजिए। अगर आपने या तो रिप्लाई देना है रिप्लाई दीजिए, अगर रिटर्न फाइल नहीं किया तो रिटर्न फाइल करके टैक्स पे कर दीजिए। एक बार आप ये करोगे तो प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देगा। लेकिन सर समझ लीजिए आपने जो रिप्लाई दिया वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, नॉट सेटिस्फैक्टरी, तो एक डेट डिसाइड करेगा और आपका कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। हो सकता है जिस दिन आपने रिप्लाई किया उसी दिन उसने आपका रिप्लाई देखा और उसको लगा कि आज से हमें कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है, तो उसी दिन से स्टार्ट कर देगा। 5 दिन बाद से करना है तो 5 दिन बाद से कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा। एक बार कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया, विद इन 30 डेज आपको कैंसिलेशन ऑर्डर आ जाएगा, बोला जाएगा कितना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह देना है एज पर सेक्शन नंबर 295 कैलकुलेट कीजिए, पेमेंट कीजिए और भाग जाइए, बाय बाय रिटर्न फाइल कीजिए, जीएसटीआर 10 फाइल कीजिए और अपना जो भी ड्यूज वगैरह है वो पे करते हुए जीएसटी से भाग जाइए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ध्यान रखिएगा एक बात, जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स में होता है, मतलब आपका जब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स चल रहा होता है उस दौरान प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, आपका रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देता है। सस्पेंशन की बात बोली गई है रूल नंबर 21A में। रूल नंबर 21A बोलता है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है, समझ लीजिए आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया 15 मार्च को और बोला मेरे को कैंसिलेशन चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल, तो याद रखिएगा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा फ्रॉम 1 अप्रैल, मतलब यहां से कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस दौरान आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा। एवरीवन ओवर हियर सुन लीजिए क्या बोल रहा है यहां पे, इफ प्रॉपर ऑफिसर हैज अप्लाइड फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन, रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिलेशन पेंडिंग कैंसिलेशन, मतलब जब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग चल रहा होगा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज सॉट विच एवर इज लेटर। समझ लीजिए मैंने अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए 1 अप्रैल को और बोला मेरे को कैंसिलेशन चाहिए 1 अप्रैल से ही, तो सर आपका 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आपने अप्लाई किया 15 मार्च को और बोला मेरा रजिस्ट्रेशन मेरे को कैंसिल चाहिए 1 अप्रैल से, तो आपका 1 अप्रैल से जब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा तब रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आता है सर अगर समझ लीजिए ये तो जब आपने अप्लाई किया, समझ लीजिए प्रॉपर ऑफिसर को करना है, तो प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव द रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड, ही मे सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम ए डेट टू बी डिटरमाइंड बाय हिम। मतलब पहले आपको एक शोकॉज नोटिस देगा, आप शोकॉज नोटिस का रिप्लाई करोगे, रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो उसके बाद वो डिसाइड करेगा किस दिन से आपका कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करना है। जिस दिन आपका कैंसिलेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा उस दिन से रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगा। यही बोला गया है यहां पे, इफ प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट रजिस्ट्रेशन शुड बी कैंसिल्ड, ही मे सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम ए डेट टू बी डिटरमाइंड बाय हिम पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ कैंसिलेशन प्रोसीडिंग। ओके सर, पॉइंट क्लियर है। समझ लीजिए उन्होंने आपका रिटर्न वगैरह का एनालिसिस किया और देखा आप जीएसटीआर 1 में
बहुत ज्यादा सेल दिखा रहे हो, जीएसटीआर 3B में सेल ही नहीं दिखा रहे हो, सर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अगर उनको डाउट हो गया तो सर वो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे इमीडिएटली। ये है सेक्शन नंबर रूल नंबर 21A। सब रूल 2A बोलता है वेयर ए कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न furnished by the registered person under section number 39 means your GSTR 3B with the details of outward supplies furnished in GSTR 1, GSTR 3B और GSTR 1 को चेक किया या GSTR 3B को चेक किया with the details of inward supplies derived based on supplier GSTR 1। GSTR 3B में मैं दिखा रहा हूं 5 लाख का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरा 5 लाख है और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी 5 लाख है। गवर्नमेंट बोल रहा है हर महीना ऐसा कैसे हो रहा है? तो ये क्या करेंगे, अगर or such other analysis as carried out on the recommendation of council shows that there are significant differences, anomalies indicating contravention of act or rules leading to cancellation of registration। अगर उनको लगा कि बहुत सारे डिफरेंसेस है, आपका GSTR 3B और GSTR 1 में डिफरेंसेस है, आपका जो GSTR 1 आ रहा है और GSTR 3B उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सर उनको अगर डिफरेंसेस लग रहा है तो सर पीओ विल सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली एंड इशू जीएसटीआर 31 जिसमें वो हाईलाइट करेगा कि क्यों हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर रहे हैं। रजिस्टर्ड पर्सन को रिप्लाई करना है विद इन 30 डेज एज टू व्हाई रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी कैंसल्ड। आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा टू रिप्लाई। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड, एक बार रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया तो आपको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है और आपको कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। अब सुन लीजिए मेरा बात, सर समझ लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन इस दौरान सस्पेंडेड है। आपका रजिस्ट्रेशन अगर सस्पेंडेड है, ध्यान रखिएगा, आप सप्लाई तो कर सकते हो लेकिन सर सप्लाई के लिए आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। सर इसका मतलब मैं नॉर्मल कमर्शियल इनवॉइस इशू कर सकता हूं। यस बाबा, आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते इस दौरान। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद इधर बोला गया है कि आपको रिटर्न भी फर्निश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तो सुनिए, यही बोला गया है यहां पे, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 एंड मेक टैक्सेबल सप्लाई। मतलब टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं करेगा, मतलब सप्लाई तो कर सकता है। यही बोला गया है, shall not make taxable supply means what? Means he shall not issue tax invoice and not charge tax on supplies made during suspension। मतलब टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है, नॉर्मल इनवॉइस इशू कर सकता है लेकिन जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है। समझ लीजिए, कुछ दिनों बाद प्रॉपर ऑफिसर बोला रमेश भाग जा यहां से, तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं। इन्होंने रिवोक कर दिया सस्पेंशन को और मेरा रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो गया। रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो गया मतलब सर यहां जितना सप्लाई किया था उस पर तो जीएसटी देना पड़ेगा। क्या करूं? तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा कोई बात नहीं, एक काम कर, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर, जीएसटी कलेक्ट कर और गवर्नमेंट को दे दे। और रिवाइज टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स अपना पहला रिटर्न में, फर्स्ट रिटर्न में डाल देना। जो भी रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो, फर्स्ट रिटर्न विच इज फर्निश्ड आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, उसमें ये डिटेल्स को, रिवाइज टैक्स इनवॉइस की डिटेल्स को फर्निश कर दीजिएगा। यही बोला गया यहां पे, रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर 2 और 2A। जब आपका प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करता है तो उस दौरान आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। शैल नॉट बी ग्रांटेड रिफंड अंडर सेक्शन नंबर 54 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। ओके सर, द सस्पेंशन अंडर 1 to 2A shall be deemed to be revoked upon completion of cancellation proceeding, revocation effective from the date on which suspension had come into effect। PO may revoke the suspension any time। समझ लीजिए कैंसिलेशन ऑर्डर इशू हो गया। जब कैंसिलेशन ऑर्डर इशू होगा ना तो मान लिया जाएगा इस दौरान आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं था, मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड ही था, क्योंकि उस दौरान तो आप सेल कर ही नहीं सकते, सप्लाई कर ही नहीं सकते, आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। बेसिकली आप टैक्स इनवॉइस तो इशू कर ही नहीं सकते। तो जैसे ही कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा, मान लिया जाएगा कि आपका इस दौरान रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड नहीं था, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड ही था। नेक्स्ट, उसके बाद बोलता है अगर सस्पेंशन रिवोक हो गया, समझ लीजिए सस्पेंशन रिवोक हो गया और सर रजिस्ट्रेशन रिवाइव कर दिया, रजिस्ट्रेशन रिवाइव हो गया तो सर जो भी सप्लाई किया था उसके लिए आपने इश्यू इनवॉइस किया था। अब इनवॉइसेस के लिए काम कीजिए, सारे इनवॉइसेस के लिए आपको जीएसटी तो देना है, तो सर रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर लीजिए। रिवाइज टैक्स इनवॉइस का अपना फर्स्ट रिटर्न में डिटेल्स डिक्लेयर कर दीजिए। इस इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस एंड
file first return under section number 40 with respect to the supplies during the period of suspension। जो भी रिवाइज टैक्स इनवॉइस है उसके लिए उसके डिटेल्स को आप फर्निश कर दीजिएगा इन योर फर्स्ट रिटर्न, पहला रिटर्न जो फर्निश करोगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन रिवाइवल। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए बाबा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 30। एवरीवन लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने रजिस्ट्रेशन में स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 22 पीपल लायबल, 23 पीपल नॉट लायबल, 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, 25 प्रोसीजर, 26 डीम रजिस्ट्रेशन, 27 मैंने सीटीपी एनआरटीपी के बारे में बताया, 28 अमेंडमेंट, 29 कैंसिलेशन। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, सर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, प्लीज रिवोक कर दीजिए। तो बेटा अगर रिवोकेशन चाहते हो तो जाइए, सेक्शन नंबर 30 बोलता है आप 30 दिनों में एक बार कैंसिलेशन ऑर्डर आया 30 दिनों में भागिए और ऑफिसर को अप्लाई कीजिए। विद इन 30 डेज आप ऑफिसर को बोल सकते हो कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन रिवोक कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन नहीं कैंसिलेशन रिवोक कर दीजिए, जो आपने कैंसिलेशन ऑर्डर दिया उसको फाड़ के फेंक दीजिए सर। सुनिए, तो सर आपको अप्लाई करना है विद इन 30 डेज, ठीक है सर। अब अगर विद इन 30 डेज नहीं जा पाए तो एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर फर्दर 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है और कमिश्नर चाहे तो फर्दर मोर 30 डेज का आपको एक्सटेंशन दे सकता है, ठीक है सर। समझ लीजिए मेरे को 30 डेज में नहीं जा पाया तो एक्सटेंशन मिल गया और 30 डेज का, ठीक है सर। आप जो भी है रिवोकेशन एप्लीकेशन लगा दीजिए, अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो कैंसिलेशन को रिवोक कर देगा, मतलब आपका जो कैंसिलेशन ऑर्डर है उसको फाड़ के फेंक देगा और एक ऑर्डर इश्यू कर देगा आरईजी 22 में। सर अगर ऑफिसर को रिवोकेशन एप्लीकेशन आपने लगाया और वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा, शोकॉज नोटिस आपको देगा कि बेटा आपका रिवोकेशन में कैंसिलेशन ऑर्डर को रिवोक नहीं करने वाला, ऐसा बोल के वो एक शोकॉज नोटिस देगा। शो मी द कॉज व्हाई आई शुड नॉट रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। मैं आपका एप्लीकेशन ऑफ रिवोकेशन को रिजेक्ट क्यों नहीं करूं? तो आप एक काम कीजिएगा, आप अप्लाई कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा विद क्लैरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। विद इन 30 डेज अगर पीओ सेटिस्फाइड है तो रिवोक कर देगा कैंसिलेशन को और ऑर्डर इश्यू कर देगा, अगर पीओ सेटिस्फाइड नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को और ऑर्डर इश्यू कर देगा, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। एक बात ध्यान रखना, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था क्योंकि आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे तो बेटा रिटर्न फाइल किए बिना ऑफिसर को मुंह मत दिखाना अपना, पहले रिटर्न फाइल करना। इफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बिफोर अप्लाइंग, पहला रिटर्न लगाना, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी जो भी है सारा पे करना, उसी के बाद अपना रिवोकेशन एप्लीकेशन लगाइएगा, ठीक है सर। पॉइंट क्लियर है। मैंने यहां एक एग्जांपल दिया है, समझ लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 4 5 6 मंथ्स का रिटर्न नहीं लगाया, 6 मंथ्स का रिटर्न नहीं लगाया तो आपको आ गया एक शोकॉज नोटिस, शो मी द कॉज, क्यों मैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करूं, 6 महीने से बेटा रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो। रिप्लाई कर दिया, ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कैंसिलेशन ऑर्डर दे दिया। सुनिए, कैंसिलेशन ऑर्डर दिया, आज से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो अब गवर्नमेंट बोलता है रमेश अगर रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है तो पहले जो भी रिटर्न ड्यू है सारा फाइल कीजिए, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी पे कर दीजिए। सर कौन से रिटर्न ड्यू है? अप्रैल का रिटर्न मई में ड्यू था, मई का रिटर्न जून में, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त, अगस्त का सितंबर, सितंबर का अक्टूबर एंड अक्टूबर मंथ का रिटर्न भी ड्यू हो गया था नवंबर में, क्योंकि आपको कैंसिलेशन ऑर्डर दिसंबर 5 को आया है। कैंसिलेशन ऑर्डर से जो भी रिटर्न उससे पहले ड्यू थे सारे फाइल कर दीजिएगा। उसके बाद नंबर 2 में रिवोकेशन एप्लीकेशन डालिएगा। रिवोकेशन एप्लीकेशन डालने के 30 दिनों में रिवोकेशन ऑर्डर आ गया। रिवोकेशन ऑर्डर आने के बाद सुनिए, कैंसिलेशन ऑर्डर से लेकर रिवोकेशन ऑर्डर के बीच में जितने रिटर्न्स पेंडिंग थे सारे रिटर्न्स विद इन द नेक्स्ट 30 डेज फाइल कर दीजिएगा। कैंसिलेशन ऑर्डर से लेकर रिवोकेशन ऑर्डर के बीच में जितने रिटर्न ड्यू थे। यस सर, ये पॉइंट क्लियर है। अब देखिए, अब सुनिए नेक्स्ट, समझ लीजिए रजिस्टर आपने 6 महीने के लिए 1 2 3 4 5 6 मंथ का रिटर्न नहीं लगाया, ऑफिसर ने शोकॉज नोटिस इशू किया, आपने रिप्लाई किया, रिप्लाई करने के बाद उसने कैंसिलेशन ऑर्डर दिया, बट यहां ऑफिसर ने क्या गड़बड़ किया, कैंसिलेशन ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिवली दे दिया, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन अप्रैल से कैंसिल कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिवली आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। अब आप जब रिवोकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे। क्यों सर? क्योंकि इस दौरान तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है, रजिस्ट्रेशन को तो रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर दिया है। तो इसमें बोला गया कि सर कोई बात नहीं, हम आप पे भरोसा करेंगे, आप 30 दिनों में सीधा रिवोकेशन एप्लीकेशन लगाइएगा। एक बार रिवोकेशन ऑर्डर आ गया, उसके बाद अप टू रिवोकेशन ऑर्डर जितने भी रिटर्न्स पेंडिंग हैं सारे विद इन द नेक्स्ट 30 डेज
फाइल कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया गया था। देख लीजिए, फाइल द रिटर्न फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज। यस सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। यहां हमारा सेक्शन नंबर 30 खत्म होता है। पीपल क्विकली आ जाइए, रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। मैंने रजिस्ट्रेशन में आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 22, ध्यान रखिएगा 21, 22, 22(3), 22(4). सेक्शन नंबर 21 बोलता है सप्लायर लायबल है, 2 बोलता है एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन, 3 बोलता है ट्रांसफरी, 4 बोलता है ट्रांसफरी इन केस ऑफ कोर्ट ऑर्डर लायबल होता है। सर सेक्शन नंबर 23 1A बोलता है अगर आप कोई टैक्स पे करने के लिए लायबल ही नहीं हो तो रजिस्ट्रेशन मत लीजिएगा। होली एग्जाम अप्लाई कर रहे हो, नील रेटेड अप्लाई कर रहे हो, कुछ देने का जरूरत ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन क्यों लोगे। बी बोलता है एग्रीकल्चर को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अगर वो कल्टीवेशन ऑफ लैंड करके सप्लाई कर रहा है। 23(2) बोलता है नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 24 बोलता है CREATIONS क्रिएशंस को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 25 बोलता है प्रोसीजर। सेक्शन नंबर 25(1) बोलता है 30 डेज में अप्लाई करना है, 5 डेज प्रायर अगर आप सीटीपी एनआरटीपी हो, SEZ को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना है। उसके बाद सर TWI में हो तो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट में लीजिएगा। 2 बोलता है मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का बात करता है सेक्शन नंबर 25(3). 4 एंड 5 बात करता है डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में। 6 बात करता है पैन इज मैंडेटरी, TDS डिडक्टर 10 भी ले सकते हैं। 6A से लेके 6D तक बात किए थे हमने आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। 7 बोलता है NRTP के बारे में। 8 बोलता है सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन एंड 9 बात करता है UIN होल्डर के बारे में। यस सर, हमें याद है। उसके बाद बात कर रहा है सेक्शन नंबर 26 बोलता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन के बारे में, टोटल बकवास सेक्शन है। 27 बात करता है CTP एंड NRTP के बारे में, स्पेशल प्रोविजंस। 28 बात करता है अमेंडमेंट के बारे में, कोर फील्ड, नॉन कोर फील्ड एंड पेन चेंज। 29 बात करता है 29(1) बोलता है कब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, कब PO कैंसिल कर सकता है, कब रजिस्टर्ड पर्सन कैंसिल कर सकता है, कब लीगल हायर कैंसिल कर सकता है। 2 बोलता है कब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। 3 बोलता है लायबिलिटी तो रहेगा, टैक्स तो देना पड़ेगा चाहे आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया हो। सेक्शन नंबर 29 4 बोलता है कि डीम्ड कैंसिलेशन, अगर SGST में कैंसिल हो गया तो CGST में भी कैंसिल हो गया। 29(5) बोलता है कितना पे करना है जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, ITC और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सेक्शन नंबर 30 बोलता है रिवोकेशन। अब सुनिए, सेक्शन नंबर 30 इज टू बी रेड विथ रूल नंबर 23, और रूल नंबर 23 में इस बार अमेंडमेंट किया गया। सर क्या अमेंडमेंट किया गया? स्टैट्यूटरी अपडेट मटेरियल में आ जाइए। आई होप आपने स्टैट्यूटरी अपडेट मटेरियल डाउनलोड किया है, नहीं डाउनलोड किया तो rameshsoni.com में जाइए। rameshsoni.com में फ्री रिसोर्स में CA फाइनल May 22 का फोल्डर है, उसमें आपको स्टैट्यूटरी अपडेट मटेरियल मिल जाएगा। आ जाइए नीचे, पहला रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट, टोटल बकवास, कुछ अमेंडमेंट नहीं है, सुन लीजिए। सेक्शन नंबर 30 में लास्ट टाइम एक अमेंडमेंट किया गया था जिसमें बोला गया था आप अगर 30 दिन में अप्लाई नहीं कर पाए, फर्दर 30 डेज एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है, एंड फर्दर 30 डेज कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है टाइम पीरियड को टू अप्लाई फॉर रिवोकेशन। ये जो चेंज किया था ना, ये चेंज ये रूल नंबर 23 में लिखना भूल गए। रूल नंबर 23 भी तो रिवोकेशन के बारे में बोलता है, रूल नंबर 23 में ये चेंज को इनकॉर्पोरेट करना भूल गए। रूल नंबर 23 बोलता है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए, अगर आपको कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अगर रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ 30 दिनों में करना है। अरे सेक्शन कुछ और बोल रहा है, रूल कुछ और बोल रहा है। अगर सेक्शन और रूल कुछ और बोलता है तो सेक्शन एनीवेज प्रिवेल करता है। फिर भी इन्होंने चेंज कर दिया रूल में, और रूल में लिख दिया आपको अप्लाई करना है 30 दिनों में या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में। अगर एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर ने कोई एक्सटेंडेड टाइम लिमिट दिया है तो आपको रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है या तो 30 डेज में या एक्सटेंडेड टाइम पीरियड जो एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर देता है। यही पैराग्राफ यहां मिसिंग था, ये पैराग्राफ को ऐड कर दिया है। बस इतना ही बात है। क्या ध्यान रखना है सर एग्जाम के लिए? अगर आपको कैंसिलेशन का रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना है, कैंसिलेशन ऑर्डर का रिवोकेशन के लिए, तो 30 दिनों में अप्लाई करना है। फर्दर 30 दिन का एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर टाइम लिमिट दे सकता है, और कमिश्नर और 30 दिनों का टाइम लिमिट दे सकता है। इस चेंज को रूल नंबर 23 में बस इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। इट्स ए कॉन्सिक्वेंशनल अमेंडमेंट, जो सेक्शन नंबर 30 में हुआ था उसको रूल नंबर 23 में लिख दिया गया। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन खत्म होता है। सुन लीजिए बाबा, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा।
क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बाबा, सब कुछ क्लियर है, क्विकली गिव मी हेड्स अप, आगे बढ़ा जाए। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, जल्दी जल्दी, क्विकली गिव मी हेड्स अप एवरीवन।